बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ग्राहम स्मिथ ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास किसी वेक्टर स्पेस V की बेसिस दी हुई हैं तो हम उससे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल V1, V2, V3 अप टू सो ऑन Vn। ये हमारे पास एक सेट है और ये सेट जो है वेक्टर स्पेस का है और ये बेसिस सेट है। इस वेक्टर स्पेस का ये बेसिस सेट है। हम इस सेट से ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना सकते हैं इस वेक्टर स्पेस V की। उनको हम नाम दे देते हैं U1, U2, U3 अप टू सो ऑन Un। ये हमारे पास बेसिस थी वेक्टर स्पेस V की। हमने इन बेसिस से इस वेक्टर स्पेस की ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनानी है। ये कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमारे पास 4 स्टेप हैं, 3 उनको हम देखते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमारे पास V1 होता है वेक्टर स्पेस की जो बेसिस है, उसके अंदर जो V1 सेट है इससे हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जो पहली है U1 वो बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, U1 जो बेसिस है वो हमारे पास हासिल होगी, दैट इज़ इक्वल टू V1 और नीचे V1 का हमारे पास इनर प्रोडक्ट हम इसको कह सकते हैं या इसकी नॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, ये वेक्टर बेसिस का वेक्टर था। हमने पहला वेक्टर जो U1 है ऑर्थोनॉर्मल के अंदर वो कैसे बनाना है कि जो बेसिस हमने दी हुई थी उसमें जो पहला वेक्टर है उसको ऊपर रखना है, उसकी मैग्नीट्यूड ये इसकी मैग्नीट्यूड नहीं आनी चाहिए, सिंपल वेक्टर आना है V1। ठीक है, सॉरी मिस्टेक होगी। यहाँ पे U1 हमारे पास कैसे आएगा, V1 की मैग्नीट्यूड नहीं, सिंपल V1 और नीचे क्या आएगा V1 की नॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब नॉर्म क्या होता है इसको हम आगे जाके देखते हैं कैसे हल होता है। इसी तरह स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जैसे हमने U1 हासिल किया है इसी तरह हम U2 को हासिल करेंगे। लेकिन U2 हमारे पास कैसे हासिल होगा, U2 के लिए हम करेंगे U2 इज़ इक्वल टू हमारे पास एक W2 हम वेक्टर लेंगे, उसको वेक्टर को ऊपर रखेंगे और वेक्टर जो W2 होगा उसके साथ में हम इनर प्रोडक्ट लेंगे। अब ये U2 हमने कैसे हासिल करना है कि एक नया वेक्टर W2 हम लेंगे, उससे ये हासिल होना है। अब सवाल ये है कि W कहाँ से आएगा। ठीक है, तो W हमारे पास मेरा बेटा आएगा, W को हम इस तरह से हासिल करेंगे, W इज़ इक्वल टू हम क्या करेंगे V2 वेक्टर में से हमारे पास जो है U2, U1 और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा U1 आ जाएगा। ये हमारे पास कौन सा, ये V2 है, कौन सा, हाँ सॉरी V2, ओके। यहाँ पे हमारे पास V2 आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लें, V2 आएगा। हमारे पास W2 वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, V2 माइनस V2 और U1, ये जो हमारे पास U1 आया है इसका साथ इसके हम इसको क्या इस सिंबल को क्या कहते हैं, इनर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास V2 का U1 के साथ हम इनर प्रोडक्ट लेंगे और फिर U1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास W2 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो U3 है वो हमारे पास कैसे आएगा, उसके लिए हमारे पास एक W3 वेक्टर होगा, उसको हम ऊपर रखेंगे और W3 की नॉर्म जो है उसको नीचे लिखेंगे, इनर प्रोडक्ट उसको नीचे लिखेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह से हासिल होगा। अब W3 हमारे पास किस तरह से ऑब्टेन होगा, W3 को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, V3 वेक्टर, ठीक है, माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V3 का V1 के साथ इनर प्रोडक्ट और इसके साथ U1 वेक्टर मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद हमारे पास आएगा माइनस V3 का इनर प्रोडक्ट हम लेंगे जिस तरह V1 के साथ लिया इसी तरह V2 के साथ लेंगे इसका इनर प्रोडक्ट U2 के साथ। जैसे यहाँ पे U1 आना है, यहाँ पे U1 था पहले जो वेक्टर जो आप ले रहे हैं जिसके साथ W3 है, तो इसके लिए V3 को हम यूज़ करेंगे, V3 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V3 U1 और इसके साथ U1 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस V3। ठीक है, और उसके साथ V2 का जो हम लेंगे वो इनर प्रोडक्ट लेंगे और इसके साथ U2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये इसी तरह सेम आगे चलता जाएगा। जब हम आखिरी वेक्टर UN निकालने लगेंगे तो UN किस तरह आएगा, UN हमारे पास आएगा WN और डिवाइडेड बाय WN की नॉर्म हम लेंगे। ठीक है, तो अगर हम WN की बात करें तो वो कैसे हासिल होगा, WN कैसे आएगा, जैसे हमने W2 निकाला था तो उसके लिए हमने पहले V2 लिया, W3 निकाला तो यहाँ पे V3 लिया। जब WN निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, VN यहाँ पे लगाएंगे माइनस, यहाँ पे जो वेक्टर हम ले रहे हैं यहाँ पे VN लेंगे और इसका U1 के साथ इनर प्रोडक्ट और साथ में U1 मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद माइनस लगाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे VN, ठीक है, और इसका हम इनर प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे U2 माइनस 1 नहीं आएगा, U2 के साथ। ठीक है,
अब हम जो जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ हमारे पास क्या आएगा, हम जर्नल इसको करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वी एन आ गया, ठीक है, और इसके साथ इनर प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, U2 के साथ, और साथ में U2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे फिर माइनस आपको सोन चलते चलते इसका जो आखिरी वेक्टर बनेगा वो हमारे पास बनेगा माइनस VN, और यहाँ पे आएगा UN माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा UN माइनस 1 ही वेक्टर। मतलब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे U1, यहाँ पे U2, फिर U3, फिर U4, अप टू सोन चलते चलते UN माइनस 1 तक चला जाएगा। ये हमारे पास ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस है, इसको हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स दिया होता है, ठीक है, ये बेसिस है इस वेक्टर स्पेस V की, तो हम इन बेसिस से एक और बेसिस बना सकते हैं जिसे हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कहते हैं। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कैसे होती हैं उनको हम उधर देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये U1, U2, U3 हमने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनानी, ये कैसे बनेंगी, U1 अगर आपने बनाना है तो V1 डिवाइडेड बाय V1 का नॉर्म हम ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह जब U2 आपने बनाना है तो एक वेक्टर W हम लेंगे, W2, और नीचे W2 की हम नॉर्म लेंगे। अब W2 हम कैसे हासिल करेंगे, यहाँ पे हम W2 लिखेंगे, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, V2 माइनस V2 का हम इनर प्रोडक्ट लेंगे इस U1 के साथ, और साथ में U1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास W2 आ जाएगा। लेकिन हमें U2 चाहिए, तो U2 हासिल करने के लिए इस W को हम ऊपर रखेंगे और नीचे W की हम जो है नॉर्म ले लेंगे, और इससे हमारे पास U2 आ जाएगा। जब U3 आपने कैलकुलेट करना है तो हमें एक नया वेक्टर W3 मिलेगा, हम उसको क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, और W3 को, सॉरी यहाँ पे इसको 3 कर लें, W3 की हम यहाँ पे क्या लेंगे, नॉर्म लेंगे, ये हमारे पास हासिल हो जाएगा। अब W3 हमारे पास आएगा किस तरह, यहाँ पे हम W3 लिखेंगे, वेक्टर 3 माइनस वेक्टर 3 का U1 के साथ नॉर्म, सॉरी U1 के साथ इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, और उसके बाद U1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, फिर हम वेक्टर 3 का इनर प्रोडक्ट U2 के साथ लेंगे इसके साथ, और ये इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह जब हम U4 या U5 लेते जाएंगे तो इसी तरह चलते जाएंगे, और अगर हम इसको जनरलाइज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा WN इज इक्वल टू VN माइनस VN, और इसका U1 के साथ हम इनर प्रोडक्ट ले लेंगे, और ये U1 आ जाएगा माइनस, फिर इसी तरह U2 के साथ, फिर U3 के साथ, अप टू सोन UN माइनस 1 के साथ चलेंगे, ये हमारे पास WN आ जाएगा। और UN हमारे पास किस तरह आएगा, WN के ऊपर रखेंगे और नीचे WN की नॉर्म से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो WN हमारे पास आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ ताकि हमें अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। आने चाहिए तो है ना जी। हमारे पास स्टेप 1, स्टेप 2, यहाँ पे स्टेप 3 इसको नाम दे देते हैं। हम मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो 3 वेक्टर्स के लिए करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर एक वेक्टर V1 दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल वेक्टर V1 दिया हमारे पास 1, 1, और यहाँ पे इस वेक्टर V2 हमारे पास दिया हुआ 0, 1, 1, और V3 हमारे पास दिया हुआ है 0, 0, 1। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये वेक्टर V1, V2, V3, V1, V2, V3 ये हमारे पास जो है किसी वेक्टर स्पेस V, अगर हम इसको देखें तो ये R3 की बेसिस बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 1, 2, 3 अगर हम इनको चेक करेंगे तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे और ये पूरी R3 को जनरेट करेंगे। तो ये वाले जो वेक्टर हैं ये हमारे पास R3 को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो वेक्टर R3 को जनरेट कर रहे हैं और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, तो इसका मतलब होगा ये वाले जो वेक्टर हैं ये बेसिस हैं इसके लिए। तो हमने यहाँ पे ये देखा था कि हमारे पास ये वाला जो सेट है ये बेसिस होगा V के लिए। तो हम इन बेसिस से हम कौन सी बेसिस बनाएंगे, ऑर्थोनॉर्मल हम बेसिस बनाएंगे। तो ये हमारे पास बेसिस दी हुई है मेरे बेटा, हमने इनसे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनानी है। कौन सी बेसिस बनानी है, U1, U2, U3, ये 3 बेसिस हमने बनानी है बच्चे, ठीक है। अब ये कैसे बनानी है, आपको सबसे पहले पता है कि स्टेप 1 के अंदर हमने क्या किया था, हमने U1 ये लेना है, ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। U1 हम किस तरह बनाएंगे, V1 को ऊपर रखेंगे और नीचे V1 की नॉर्म हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, U1 लेते हैं, V1 क्या था ये पड़ा हुआ ऊपर, इसको ले लें 1, 1, नीचे V1 की क्या लेनी है, मैग्नीट्यूड ने नॉर्म लेनी है, ठीक है। अब इसकी नॉर्म हम कैसे लेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास V1 की नॉर्म आ जाएगी, ठीक है। V1 की नॉर्म लेने का हम क्या तरीका होता है कि जो भी वेक्टर दिए हैं उनको आपने ऐड करना है, उनको स्केयर करना है और उनका अंडर रूट ले लेना है। फॉर एग्जांपल हम V1 की नॉर्म लेते हैं तो हम इसको कैसे करेंगे, ये हमारे पास आएगा 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3। तो V1 की जो नॉर्म है हमारे पास वो क्या आई है, हमने
u1 का नॉर्म लिया तो वो हमारे पास 3 है। हमने इसको यहाँ पे पुट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, और हमारे पास जो पहला वेक्टर है ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर, इन बेसिस के लिए पहला ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर हमारे पास u1 जो है वो क्या बनेगा 1,1,1 डिवाइडेड बाई √3, ये हमारे पास मान है, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये इसको हम 1/√3 1/√3 लिख सकते हैं। डन। यहाँ तक स्टेप सही है। नहीं, ये लिख लेंगे ज़्यादा बेटर, क्योंकि हमने इसको आगे थोड़ा यूज़ भी करना है। आगे स्टेप नंबर 2 में देखते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमें ये u1 हमने कैलकुलेट किया। स्टेप नंबर 2 में हमें मेरा बेटा u2 चाहिए। u2 कैसे हमने कैलकुलेट करना है कि हमारे पास कोई w2 होगा, w2 डिवाइडेड बाय w2 की नॉर्म हमने लेनी। अब w2 हमने कैसे बनाना है, ये फार्मूला लिखा हुआ यहाँ पे w2 और यहाँ w2 की नॉर्म हमने लेनी। तो w2 पहले obtain करेंगे। w2 obtain करने के लिए क्या लेंगे, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v2 का u1 के साथ इनर प्रोडक्ट, u1 के साथ इनर प्रोडक्ट, और साथ में u1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम इनकी जगह पे इनकी वैल्यू पुट करते हैं। v2 की क्या वैल्यू थी, ये पड़ी हुई 0,1,1, यहाँ पे लगाई माइनस, v2 दोबारा लिखेंगे 0,1,1, और यहाँ पे इनर प्रोडक्ट इसका हम लेंगे u1 के साथ। ये वाला u1 है, नहीं ये वाला है, ठीक है, ये वाला u1 है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, कोमा 1/√3 1/√3 1/√3, और यहाँ पे हमारे पास जो है दोबारा u1 हमने दोबारा वेक्टर जो है लिखना है, यहाँ पे ये दोबारा आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 1/√3 1/√3 1/√3। तो सबसे पहले इसका इनर प्रोडक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 0,1,1, यहाँ पे आ जाएगी माइनस। अब इनर प्रोडक्ट कैसे हल करना है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट होता है इनर प्रोडक्ट। बेसिकली क्या होता है, पहले एलिमेंट को पहले के साथ मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के दरमियान में इनको ऐड करते जाएँ। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1/√3, प्लस ये इसके साथ होगा तो 1/√3 ये आ जाएगा, और साथ में जो u1 मल्टीप्लाई हो रहा था वो एज इट इज़ आ जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3। इनको आप ऐड करेंगे तो ये 2/√3 बनेगा, और यहाँ पे हमने इनर प्रोडक्ट को सॉल्व कर दिया तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इनर प्रोडक्ट का सिंबल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0,1,1, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2/√3, और यहाँ पे हमारे पास 1/√3 1/√3 1/√3। बेसिकली क्या हुआ है, ये v2 आ गया माइनस, हमने इन दोनों का इनर प्रोडक्ट सोल्व किया, उसका आंसर आया 2/√3, और ये साथ में u1 एज इट इज़ आ गया। इसको आगे लेके चलते हैं। तो हमारे पास जब ये 2/√3 इनसे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/√, यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है। तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 से √3 का स्केयर हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2/3, यहाँ पे भी 2/3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस आ जाएगी, यहाँ पे 0,1,1, और यहाँ पे हमारे पास ये w2 आ रहा है। अब हमने बेसिकली क्या करना है, इस वेक्टर से इस वेक्टर को सिंपली माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0 में से इसको माइनस करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, 1 में से 2/3 को माइनस करेंगे तो 1/3, और ये भी 1/3 आ जाएगा, और ये हमारे पास w2 है। लेकिन हमारे पास u2 किस तरह ऑब्टेन होना है कि w2 डिवाइडेड बाई w2 की नॉर्म। तो ये हमारे पास आ जाएगा u2 दैट इज इक्वल टू w2 को ऊपर लिखेंगे 2/√3 1/3 अंडर रूट नहीं है, ठीक है। और नीचे हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी नॉर्म। तो यहाँ पे हम नॉर्म निकाल लेते हैं। तो w2 की जो नॉर्म है वो मेरे बेटा कैसे आएगी, मैंने आपको क्या बताया था कि इसका स्केयर इसका स्केयर इसका स्केयर, और इन सबको क्या कर लेना है जमा। तो ये आ जाएगा 2/3 का स्केयर प्लस 1/3 का स्केयर प्लस 1/3 का स्केयर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आएगा 4/9, ठीक है। इसको आप टोटल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, थोड़ा हल कर लेते हैं, 4/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो ये हमारे पास आ जाएगा √6/9 √6/9। अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 से आ जाएगा, और यहाँ पे इसका अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास w2 की नॉर्म आ जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, यहीं तक एक बार रहने दें। यहाँ पे सिंपली क्या करें, ये w2 की जो नॉर्म है इसको उठाएं और इसकी जगह पे पुट करें। यहाँ पे हमने w2 की नॉर्म पुट करनी थी जिसकी हमने वैल्यू नहीं पुट की, अब पुट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा u2 हमारे पास किस तरह आएगा, w2 डिवाइडेड बाई w2 की नॉर्म। तो ये आ जाएगा 2/3 /1/3
1/3 और यहाँ पे हमारे पास जब इसकी नॉर्म लिखेंगे तो ये √6/3। अब ये 3 थर्ड बटे में, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/√6 इंटू 2/3, 1/3 और 1/3। यहाँ तक इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, कौन सा, सॉरी ये 3 है ना, थर्ड बटे में से ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, √6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये ऑर्थो नॉर्मल है। हाँ एक सेकंड बच्चे, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक भी हो रही है। यहाँ पे देखें, इधर देखो, यहाँ से जब हम इधर आए हैं तो इस वेक्टर में से इसको जब हमने माइनस किया है तो 0 माइनस दिस करेंगे तो इसके साथ माइनस भी लगेगा, ठीक है, इसके साथ माइनस रहेगा। और जब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस इसके साथ लगा लें और इसके साथ भी माइनस लगा लें। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है तो करवा लें, या फर्दर इसको सॉल्व करना है तो यहीं तक हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अगर हम इस नीचे से 3 को कॉमन ले लें और ऊपर वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास -2 1,1 रह जाएगा। √6 को सब के नीचे लेके जाएंगे तो -2/√6 और 1/√6 और 1/√6। ये हमारे पास कौन सा वेक्टर आया है, U2। अब एक वेक्टर हमारे पास रह गया है W3, ठीक है, W3 या U3 हमारे पास रह गया। उसको हमने कैसे लेना है, V3 माइनस V3 का U1 के साथ इनर प्रोडक्ट और U1 इससे मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद माइनस लगाएंगे, V3 और U2 का इनर प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे और U2 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इसकी तरफ चलते हैं। अब हमने U3 कैलकुलेट करना है। U3 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, W3 होना चाहिए और W3 का नॉर्म होनी चाहिए। तो W3 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर V3 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर V3 कोमा U1 का इसके साथ हम क्या लेंगे, इनर प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे U1 माइनस V3 कोमा U2 के साथ इसका इनर प्रोडक्ट और साथ में U2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल हमने क्या करना है, वेक्टर V3 लिखना है और V3 का U1 के साथ हमने इनर प्रोडक्ट लेना है, फिर वेक्टर 3 का U2 के साथ इनर प्रोडक्ट लेना है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले इन दोनों का इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। हम पहले करते हैं वेक्टर V3 लेते हैं और U1 का इनर प्रोडक्ट लेते हैं। तो वेक्टर V3 और U1 का इनर प्रोडक्ट लेते हैं। वेक्टर V3 हमारे पास 0 0 1 है, ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 1 और यहाँ पे लगाएंगे कोमा U1 हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 1/√3 तमाम एलिमेंट्स, 1/√3 1/√3 1/√3, ठीक है। तो इसका हमने इनर प्रोडक्ट लिया है। इनर प्रोडक्ट के लिए हमने क्या करना है, सिंपल पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, और इनको ऐड कर देना है। ये इसके साथ 0 हो जाएगा, ये इसके साथ 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास 1/√3 इसका आंसर आएगा। V3 और U1 का जो इनर प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, 1/√3 1/√3 है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी साथ में कर लेते हैं कि U1 के साथ इसका हमने मल्टीप्लिकेशन लेनी तो वो भी ले लेते हैं। तो V3 कोमा U1 इसका इनर प्रोडक्ट और साथ में U1 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये तो 1/√3 आ गया, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास क्या आएगा, U1 की वैल्यू किसके इक्वल थी, 1/√3 1/√3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे बेटा क्या आ जाएगा, 1/3 और 1/3। एक वैल्यू हमने हल कर ली है पूरी, ठीक है, ये हमने इतना हल कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, यहाँ पर रख देंगे सिंपली। अब उससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। तो यहाँ पे V3 का अब हमने इनर प्रोडक्ट लेना है U2 के साथ। तो V3 किसके इक्वल है, 0 0 1 के इक्वल है और U2 हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पे हमने कहा है -2/√6 -2/√6 1/6 और 1/√6, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इनर प्रोडक्ट में हमने क्या करना है, पहली एंट्री पहली से मल्टीप्लाई, दूसरी से, तीसरी से, और इनको ऐड कर देना। पहली दोनों एंट्री 0 हो जाएंगी तो हमारे पास 1/√6 है, ये हमारे पास V3 और U2 का इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। अब U2 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो V3 कोमा U2 इसको U2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो 1/√6 ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करवाना है U2 के साथ, ये वाले U2 की वैल्यू थी तो इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -2/√6 1/√6 1/√6। तो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंडर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, -2/6 1/6 और 1/6। थोड़ा सा इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो -1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, हमारे पास V3
u2 के साथ इनर प्रोडक्ट और u2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/3 आ जाएगा, -1/3 और -1/6 -1/6, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इन तमाम वैल्यूज़ को उठाएं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। W3 किसके इक्वल आएगा, V3 के आए 0 0 1 माइनस V3 का U1 के साथ इनर प्रोडक्ट लें और फिर U1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमारे पास पड़ा हुआ है, ये इसका आंसर है। तो हमारे पास आना है 1/3 1/3 यहाँ पे लगाएंगे माइनस, इस पूरे का आंसर हमारे पास पड़ा हुआ ये आया, इसका आंसर आया हमारे पास -1/3 1/6 और 1/6, ये हमारे पास आंसर है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ओके, अगर आप फर्दर इस पूरे सारे को सिनेरियो को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम एक ही वैल्यू में इसको लिख के हल करना चाहें तो ये हमारे पास आएगा 0, पहली वैल्यू पहली में से माइनस होगी ना, 0 - 1/3 और ये माइनस इसके साथ क्या हो जाएगा +1/3, यहाँ पे लगेगा कोमा, फिर 0 - 1/3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/6, वेरी गुड शाबाश। यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 - 1/3 और यहाँ पे -1/6 आ जाएगा, ये माइनस का ये प्लस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आएगा -1/2, ठीक है, -1/√2 आएगा, 1/2 सॉरी 1/2 आएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास W2 आया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सॉरी W3 आया है, ये हमारे पास W3 है, हमें U3 चाहिए। तो U3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, W3 को ऊपर रखना है और W3 का नॉर्म ले लेना है। तो W3 ये पड़ा हुआ है, इसको पड़ा रहना है, हमें इसका नॉर्म चाहिए। तो नॉर्म इसका कैसे लेंगे, इन वैल्यूज़ को ऐड करना है, स्केयर के साथ ऐड कर देना है और अंडर रूट ले लेना है। तो ये 0 का स्केयर आ जाएगा, ये -1/2 का स्केयर आ जाएगा, +1/2 का स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 + 1/4 + 1/4। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1/, नहीं चाहिए साहब, प्लस और ठीक है। तो 1/2 1/2 2 बार ऐड हो रहा है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/2 आएगा, कट होगा, हाँ 2/4 आएगा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 हमारे पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, स्टॉप करना जी। हमने इनका स्क्वायर किया और इनको ऐड किया तो ये 2/4 आया। हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू आंसर चलते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऐड होगा तो एलसीएम 4 आएगा, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2/4 अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब हम इसको इसकी वैल्यू में पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, U3 डेट विल बी इक्वल टू W3 क्या है हमारे पास 0 - 1/2 और कोमा 1/2 सर, ये कोमा, ठीक है। उसके बाद जब इसको हम लिखेंगे, ये थर्ड बटे में है तो ये अब हमारे पास बनेगा 2/√4। जब अंडर रूट को लहदा करेंगे ये थर्ड बटे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, तो अंडर√4 ऊपर आएगा तो उसका स्क्वायर रूट उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर 2 रह जाएगा और नीचे अंडर√2 आ जाएगा, ठीक है। और अंदर हमारे पास आ जाएगा 0 - 1/2 और कोमा 1/2 और कोमा 1/2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करें तो इधर नीचे से 2 हम एलसीएम कॉमन लें, ठीक है, बाहर लें और ऊपर वाले 2 से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा 1/√2 0 -1 और 1 हमारे पास आएगा। अंडर√2 को दोबारा मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा -1/√2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/√2। ये हमारे पास U3 आ गया। अब हम देखते हैं हमारे पास वेक्टर कौन कौन से थे। हमारे पास क्या आंसर है, हमारे पास V1 V2 V3 आया था। हम इसकी कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। V1 हमारे पास था 1 1 1 1,1,1। V2 हमारे पास था 0 1, 1 और हमारे पास V3 जो था वो 0,0,1 ये था। इसके ब्रैक्स हमारे पास जो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर आए हैं वो क्या है हमारे पास, उनको हमने U1 U2 और U3 का नाम मेरे बेटा दिया है, ठीक है। और वो हमारे पास किसके इक्वल आए, दैट इज इक्वल टू U1 की क्या वैल्यू हमने कैलकुलेट की 1/√3
1/√3 1/√3। ये पहला वेक्टर हमारे पास आ गया जो हमने जिसको ऑर्थोनॉर्मल बनाया। u2 की वैल्यू क्या है -2/√6 -2/√6 1/√6 और उसके साथ दोबारा 1/√6। ये हमारे पास u2 आया, ठीक है। इसी तरह u3 हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 0 -1/√2 और 1/√2। अब हम चलते हैं कि हमने ये ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस किया क्यों है। हमारे पास वेक्टर्स दिए हुए थे जो कि बेसिस थी किसी वेक्टर स्पेस V की, ठीक है। अब हमने इन्हीं बेसिस को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाया। ऑर्थोनॉर्मल का क्या मतलब, हम उस तरफ चलते हैं। u1 u2 ये सारी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का मतलब क्या है मेरे बेटा, जैसे ये u1 है, ये u2 है, ये u3 है। अब अगर आप इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लें, u1 का u2 के साथ आपस में इनर प्रोडक्ट लें, देखते क्या आता है। इन दोनों का आपस में इनर प्रोडक्ट लेने का क्या मतलब है कि पहली एंट्री पहली से मल्टीप्लाई, दूसरी से, तीसरी से, और इनको ऐड करना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -2/√3/√6। फिर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है, 1/√3/√6 और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा प्लस 1/√3/√6। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2/√3/6 बन जाएगा और ये माइनस का 2/√3/6 ये आपस में काट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। हमारे पास इन दोनों का इनर प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा 0। इसी तरह जब आप देखेंगे u1 का u3 के साथ आप इनर प्रोडक्ट ले लेंगे वो भी 0 आएगा, u2 का u3 के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे वो भी 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर है। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स कौन से होते हैं, कोई से दो वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल तब होंगे जब हम उन दोनों का इनर प्रोडक्ट लें तो वो क्या आएगा 0। लेकिन अगर आप इन दोनों का इनर प्रोडक्ट ले लेंगे वो कभी भी 0 नहीं आएगा। इन दोनों का इनर प्रोडक्ट ले लेंगे 0 नहीं आएगा। ये वाली बेसिस हैं, ये सिंपल बेसिस हैं किसी वेक्टर स्पेस की हैं, ये भी बेसिस, लेकिन ये कौन सी हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। यहाँ पे इन दोनों का आप इनर प्रोडक्ट ले लें, इन दोनों का ले लें या इन दोनों का ले लें, वो कभी भी 0 नहीं आएगा। लेकिन ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस हमें ये बताता है, इसको जब हम कंप्लीट कर लेते हैं जो इसके जरिए हमारे पास वेक्टर्स आते हैं होती वो भी बेसिस हैं, उसी वेक्टर स्पेस की वो भी बेसिस होती हैं। लेकिन कौन सी बेसिस होती हैं, ऑर्थोनॉर्मल होती हैं कि जब हम उनका आपस में इनर प्रोडक्ट लेंगे वो हमारे पास क्या आएगा हमेशा 0 आएगा। अगर आपका अनफॉर्चुनेटली किसी का आंसर 0 नहीं आ रहा, मतलब ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लिए हैं और उनका आंसर 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वाली जो बेसिस है उनमें गलती है, ठीक है, उसको हम दोबारा करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास अगर बेसिस दी हुई हैं तो हमने उन बेसिस से ऑर्थोनॉर्मल बेसिस उस वेक्टर स्पेस की कैसे बनानी है। थैंक यू।